हेलो बच्चों। हाँ मेरे होनहारों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, उम्मीद है कि क्लास का मज़ा ले रहे होगे और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह का छोटा भाई। आप समझ सकते हो कि आव्यूह के साथ में ये चीज़ जरूर आती है जिसका नाम है सारणिक। ठीक है, सारणिक क्या होता है और इसको आव्यूह की मदद से किस प्रकार से बनाया जाता है, आइए आज इसके विषय में हम लोग एक संक्षेप में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देखिए कि किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक। वर्ग आव्यूह का सारणिक, मैंने यहाँ पर आव्यूह का सारणिक नहीं बोला, मैंने बोला वर्ग आव्यूह का सारणिक। तो मन में एक सवाल आता है ऑटोमेटिकली कि सर सारणिक क्या केवल वर्ग आव्यूह का ही होता है, क्या आयताकार आव्यूह का सारणिक नहीं होता है? तो इसका जवाब आपने सही समझा है, सारणिक केवल और केवल वर्ग आव्यूह का ही होता है, आयताकार आव्यूह का सारणिक नहीं होता है। पहली चीज ये सीखने वाली है कि सारणिक कभी भी निकालेंगे तो वो आव्यूह हमारी कैसी होनी चाहिए? वर्ग आव्यूह होनी चाहिए। वर्ग आव्यूह होनी चाहिए कहने का मतलब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब सारणिक, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई आव्यूह है, कितने कोटि की? n कोटि की। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? n पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ हैं? n स्तंभ हैं। तो इस आव्यूह का जो सारणिक है, ये हमारी एक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, बल्कि कहना चाहिए वर्ग आव्यूह है। तो इसका सारणिक देखिए, सारणिक का जो संकेत होता है वो इस तरह से होता है। ये साइड में ना दो लाइनें छोटी छोटी खींच दी जाती हैं, बीच में उस आव्यूह को लिखा जाता है। तो इसका मतलब है आव्यूह ए का सारणिक। और यहां पर भी ये जो हमारी सारणिक है, ये बॉक्स का ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को हम हटा देंगे और इसकी जगह पर ये दो लंबी लंबी सी लाइनें खींच देंगे। तो ये हुआ संकेत किसका? कि सारणिक का क्या संकेत है। मान लो कोई भी हमने मैट्रिक्स ले ली, हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 7 5, यह हमारी कोई मैट्रिक्स है। तो हमें यह सीखना है कि इस मैट्रिक्स का जो सारणिक होगा, इस आव्यूह का जो सारणिक होगा, वो हो जाएगा कि ए का सारणिक बराबर 2 3 7 और 5। और इस तरह से हम दो लाइनें खींच देंगे साइड में, बॉक्स की जगह पर ये दो लाइनें आ जाएंगी। तो हमने यहाँ से दो चीजें सीखी। पहली चीज हमने ये सीखी कि भैया जो सारणिक होता है ना, वो केवल और केवल वर्ग आव्यूह का ही होता है, आयताकार आव्यूह का सारणिक नहीं होता है। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि सारणिक में जितने कोटि का है उतने ही कोटि का सारणिक आएगा। अगर आव्यूह आपका n कोटि का है तो सारणिक भी कितने कोटि का होगा? n कोटि का। सारणिक को भी कहा जाता है n कोटि का सारणिक। और जिस तरह से इसे कहते हैं प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति, है ना, उसी तरह से सारणिक में भी ये हमारी क्या हो जाएगी? पहली पंक्ति। ये क्या हो जाएगी? दूसरी पंक्ति। ये हमारा हो जाएगा पहला स्तंभ, ये हो जाएगा दूसरा स्तंभ। इसी तरह से चलता चला जाएगा। पंक्तियां और स्तंभ जिस तरह से सारणिक, जिस तरह से आव्यूह में होता है, उसी तरह से हमारा सारणिक में भी होता है। तो ये बात हुई इसके संकेत की कि सारणिक का संकेत किस तरह से होता है। आगे चलते हैं, मान देखते हैं कि सारणिक जो होता है उसका मान किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले सारणिक का मान, कि दो कोटि का अगर कोई सारणिक है तो उसका मान हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। ये हमारा कोई सारणिक है 2 कोटि का, इसका मान निकालेंगे AD माइनस BC। मैंने कहने का मतलब ये हो गया कि इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, AD आ गया, ये माइनस हम अपनी पॉकेट से देंगे, ठीक है, और इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, BC आ गया। बहुत ही आसान है, 2 कोटि के सारणिक का मान निकालना बहुत आसान है। अच्छा आगे चलते हैं, कहता है कि इसका मान निकालो। तो बेटा यहां से अगर इस 2 कोटि के सारणिक का हम मान निकालेंगे तो इसका गुणा हमें इसके साथ करना होगा और इसका गुणा हमें इसके साथ करना होगा। तो 2 इंटू 3 और ये माइनस आपने अपनी पसंद से लगाया, 5 इंटू 7। तो इसका मान आ जाएगा 6 माइनस 35, जो कि कितना निकलेगा? माइनस का 29। ठीक वैसे ही अगर हम इसका मान निकालेंगे तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो इसका मान आ जाएगा 3 का 4 में और माइनस 0 का -1 के साथ में। तो इसका मान कितना आएगा? 12 आएगा। सारणिक का जो मान आता है हमेशा एक वास्तविक संख्या में आता है। कुछ साल पहले ऐसे ही पढ़ाते समय एक बच्चे ने एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया था, मेरे को आज भी वो क्वेश्चन याद है।
उस बच्चे का क्वेश्चन ये था कि सर आव्यूह और सारणिक दोनों में मूलभूत अंतर क्या होता है, फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वैसे तो कहने वाले बहुत सारे अंतर आपको गिना देंगे, ठीक है, कि इसका संकेत ये होता है, इसका संकेत ये होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, लेकिन जो मूलभूत अंतर होता है बच्चों वो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आव्यूह और सारणिक में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सारणिक का मान निकाल सकते हैं। आप देखिए 2 कोटि का सारणिक है ना, उसका मान हमने आपको निकालना बताया कि किस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो सारणिक का मान निकाला जा सकता है लेकिन आव्यूह का मान नहीं निकाला जा सकता है। आव्यूह में बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, आव्यूह में स्क्वायर निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आगे भी आप जानोगे, ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, परिवर्त निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का आव्यूह का मान नहीं निकाला जाता है जबकि सारणिक का मान निकाला जाता है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारणिक का मान, 2 कोटि के सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है, ये चीज आपने सीखी है ना। ढेर सारे आप 2 कोटि के सारणिक ले लो, है 1 0 0 1, है ना, ये हमारी सारणिक बनेगी किसकी, इकाई आव्यूह की, 2 कोटि की। तो इसका मान निकालेंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, 1 × 1 माइनस 0 × 0 कितना हुआ 0, तो मान इसका कितना आएगा 1 आएगा। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, 2 कोटि के सारणिक के मान के बाद 3 कोटि का सारणिक, फिर 4 कोटि का सारणिक, फिर 5 कोटि का सारणिक। जी हाँ, आपने सही सुना, कितने भी कोटि का सारणिक हो उसका मान निकाला जाता है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 कोटि के सारणिक का मान सीखना है। तो 3 कोटि के सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है आइए डिस्कस करते हैं। 3 कोटि के सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुदिश विस्तार करके। देखो बेटा, जैसे हमारे पास ये सारणिक है, मान लो हमने यहां पर लिखा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, और हम कहना चाहते हैं कि प्रथम पंक्ति के अनुदेश, तो ऐसा क्या ऐसे ही निकाला जा सकता है और किसी दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब है प्रथम पंक्ति के अनुदेश भी आप निकाल सकते हैं विस्तार करके, दूसरी पंक्ति के अनुदेश भी विस्तार करके निकाल सकते हैं, तीसरी के भी अनुदेश निकाल सकते हैं, प्रथम स्तंभ के अनुदेश भी निकाल सकते हैं, दूसरे स्तंभ के अनुदेश भी निकाल सकते हैं और तीसरे स्तंभ के अनुदेश भी निकाल सकते हैं। कहीं से भी हम सारणिक का मान निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर ले लेते हैं प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। इस तरह से ये प्लस माइनस एकांतर क्रम में हम लेते हैं। अब अगर प्रथम पंक्ति के अनुदेश, इसके अनुदेश विस्तार करना है तो A1 हमें किसका लेना पड़ेगा, प्लस का, है ना। A1 ये जो अवयव है ये किसका लेना पड़ेगा, प्लस का, तो A1 हमने ले लिया। अब A1 लेने के बाद देखिए ये लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी, एक ये क्षैतिज और एक ये ऊर्ध्वाधर। अगर मैं इसमें बनाना चाहूं, वैसे तो इसमें नहीं बनाना चाहिए, है ना, थोड़ा गंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप समझ लो ये लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल ये बचा। क्या बचा, जो बचा उसको यहां पर लिख देंगे, जैसे कि B2 C2 B3 एंड C3। इनके जो प्लस माइनस है वो आपको नहीं लिखना है ना, ये प्लस माइनस केवल और केवल यहां पर लिखा जाएगा, इस सारणिक के बाहर जो अवयव होगा उस पर आप प्लस माइनस लिखेंगे। अब जैसे ये B1 है, B1 के ऊपर क्या लगा, माइनस, तो चूंकि प्रथम पंक्ति के अनुदेश विस्तार करके निकाल रहे हैं तो B1 को हमें लेना पड़ेगा क्या, माइनस का B1। अच्छा, इसके साथ में उसी तरह से, है ना, 90 अंश का कोण बनाएंगे B1 के लिए, तो अगर B1 के लिए बनाए तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है। B1 में अगर 90 अंश का कोण बनाए तो एक तो रेखा ये बनेगी, एक रेखा ये बनेगी, तो बचा क्या, A2 A3 यहां से, C2 C3 यहां से, तो ये बचा A2 A3 एंड C2 C3। इसी प्रकार से R1 में अभी एक अवयव हमारा शेष है, C1 कैसा लेंगे, प्लस का, तो प्लस का हमने लिया C1, और C1 के लिए 90 अंश का कोण अगर बनाए तो एक रेखा इधर चली गई और एक इधर आ गई, तो बचा क्या हमारे पास, A2 B2 A3 B3, हमारे पास बचा
A2 B2 एंड A3 B3। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ये किया, प्रथम पंक्ति के अनुदेश विस्तार करके हम इस 3 कोटि के सारणिक का मान निकालना चाहते हैं। तो प्रथम कोटि में प्लस माइनस प्लस, A1 किसका लेंगे प्लस का, B1 किसका लेंगे माइनस का, C1 किसका लेंगे प्लस का, और जो अवयव आप लेना चाहते हैं उस पर इस तरह से प्लस का निशान या 90 अंश का कोण, आप कल्पना करिए कि ये प्लस का निशान इस तरह से बनेगा और बनने के बाद जो हिस्सा बचा उसकी हम एक सारणिक बना लेंगे 2 कोटि की। ये सारी 2 कोटि की सारणिक बनती चली जाएंगी। अब A1 क्या बेटा इसका मान निकाल सकते हैं, अभी मैंने इसके पहले बताया था 2 कोटि की सारणिक का मान किस तरह से निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा B2 C3 B3 C2, तो B2 C3 माइनस B3 C2, B1 के साथ में ये हो जाएगा A2 C3 C3 माइनस A3 C2। इसी तरह से C1 के साथ अगर मैं करूं तो A2 B3 और माइनस ऑफ A3 B2। ठीक है, आपको ये चीज दिख जाएगी जो यहां पर मैंने लिखी है कि ये कहां से आई है, ये चीज आपको दिख जाएगी। तो ये तरीका है 3 कोटि के सारणिक का मान प्रथम पंक्ति के अनुदेश विस्तार करके किस तरह से निकाला जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मान लो हम इसे किसी और दूसरे के अनुदेश विस्तार करके अगर निकालना चाहें तो उसको भी बता देते हैं। जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि केवल प्रथम पंक्ति नहीं, आप किसी के भी अनुदेश, प्रथम स्तंभ के अनुदेश भी विस्तार करके निकाल सकते हो। तो जैसे मान लो प्रथम स्तंभ के अनुदेश विस्तार करके अगर हम निकालना चाहें, प्रथम स्तंभ ये रहा आपका प्रथम स्तंभ, इसके अनुदेश अगर हम विस्तार करके निकालेंगे तो देखिए बच्चों हमें क्या लेना पड़ेगा, A1 प्लस का, फिर A2 माइनस का, फिर A3 प्लस का। तो अगर हम इसके अनुदेश विस्तार करके निकालें तो A1 हमने किसका लिया प्लस का, फिर यहां पर एक सारणिक आएगी A2 किसका लेंगे माइनस का, यहां पर एक सारणिक आएगी A3 किसका लेंगे प्लस का, यहां पर एक सारणिक आएगी। अब A1 के लिए तो वैसे ही जाएगा B2 C2, यहां पर B2 C2 B3 एंड C3। A2 के लिए अगर देखें तो एक तो लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी और एक लाइन ये बनेगी। A2 के लिए एक लाइन ये बनी इस तरह की क्षैतिज और एक तरह की ये ऊर्ध्वाधर। तो बचा क्या, B1 C1 B3 C3, बचा हमारे पास B1 C1 B3 एंड C3। और A3 के लिए देखिए A3 कैसा लेना, हमें प्लस का लेना है। A3 के लिए एक लाइन ऐसी बनेगी और एक लाइन ऐसी बनेगी। तो बचा क्या हमारे पास B1 C1 B2 C2, बचा हमारे पास B1 C1 B2 C2। उसी प्रकार से ये जितने भी 2-2 कोटि के सारणिक है ना, उसी प्रकार से इनको भी कैलकुलेट करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब मैंने ये दिया कि केवल प्रथम पंक्ति के अनुदेश ही विस्तार करके नहीं निकाला जा सकता है, किसी के भी अनुदेश है ना, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदेश विस्तार करके हम सारणिक का मान निकाल सकते हैं। और जो तरीका यहां पर सीखा आपके मन में आ रहा होगा, क्या सर यही तरीका हम और उच्च कोटि की जो सारणिक होते हैं उनके मान निकालने में हम लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपकी सारणिक 4 कोटि की है, 5 कोटि की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से है ना, जैसे इसमें ये 3 कोटि का था तो ये हमारी सारणिक कितने की बन रही थी, 2 कोटि की बन रही थी। अगर मान लो 4 कोटि की सारणिक होगी तो उसमें जब इस तरह से करेंगे तो ये सारणिक हमारी कितने की बनेगी, 3-3 कोटि की बनेगी। अगर 5 कोटि का है तो फिर ये कितने की बनेगी, 4-4 कोटि की बनेगी। लेकिन इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, केवल हमारा काम था आपको ये जानकारी देना कि इस तरीके से हम उच्च कोटि के सारणिकों के भी मान निकाल सकते हैं। इस तरीके के अलावा एक तरीका और है जिससे हम 3 कोटि के सारणिक का मान निकाल सकते हैं और उस नियम का नाम है सेरस रूल। ठीक है, सेरस के नियम से भी हम चाहें तो 3 कोटि के सारणिक का मान निकाल सकते हैं। सेरस का नियम केवल 3 कोटि के सारणिक के लिए ही लगाया जाता है। सेरस का नियम केवल 3 कोटि का जो सारणिक है उसी का मान निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और ये सेरस का नियम है क्या?
आइए देखते हैं। सबसे पहले A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3, ये हमारी कोई सारणिक है 3 कोटि की। हमें इसका मान निकालना है विस्तार विधि से नहीं, सेरस के नियम से। तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है? सेरस का नियम क्या कहता है? इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये सारणिक निकालना है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। क्या करेंगे, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। पहले स्तंभ को हमने आगे बढ़ाया और दूसरे स्तंभ को भी हमने आगे बढ़ाया, ठीक है। इसको इस तरह से लिख देंगे, पहले और दूसरे स्तंभ को आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए बेटा, हम बनाना चाहते हैं इसका विकर्ण, तो सबसे पहले ऊपर से बनाओ। तो पहला विकर्ण आपका ये बनता हुआ दिखा, दूसरा विकर्ण आपका ये बनता हुआ दिखा, तीसरा विकर्ण आपका ये बनता हुआ दिखा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इन तीनों का गुणा कर लो तो देखो A1 B2 C3 ये मिला, फिर प्लस B1 C2 A3 वो मिला, फिर C1 A2 B3 वो मिला। अब ये जो माइनस वाला है, तो ये माइनस वाला पद कहां से आएगा? अब हमें विकर्ण बनाना है कहां से? नीचे से। तो नीचे से पहला विकर्ण आपका ये बना, दूसरा इस तरह से, और तीसरे को हम इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए A3 B2 C1 ये मिला, फिर B3 C2 A1 ये मिला, और तीसरा है C3 A2 B1 हमें ये मिला। इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, इस योग से इस योग को घटा देंगे तो हमें सेरस के नियम से, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि सेरस के नियम से 3 कोटि के सारणिक का मान बहुत ही जल्दी आता है। विस्तार विधि की अपेक्षा सेरस के नियम से हम जल्दी मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है कोई 3 2 1, फिर 4 -1 0, फिर 3 1 -1। हमें बेटा इस सारणिक का मान निकालना है सेरस के नियम से। तो हम क्या कर देंगे, पहले और दूसरे स्तंभ को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। यहां पर लिख देंगे 3 4 एंड 3, फिर 2 -1 एंड 1। अब बना लो विकर्ण। तो पहला विकर्ण हमारा ये बनेगा, दूसरा हमारा ये बनेगा, तीसरा विकर्ण हमारा ये बनेगा। इन तीनों का गुणा करो। इन तीनों का अगर गुणा करेंगे तो हमें क्या मिला? 3। फिर इसका गुणा करेंगे तो हमें 0 मिला, फिर इसका गुणा करेंगे तो हमें 4 मिला। अब माइनस लगाओ। अब आपको विकर्ण बनाना है नीचे से, तो पहला विकर्ण हमें ये मिला, फिर दूसरा दूसरा दूसरा, हाँ गड़बड़ हो गया कुछ, हाँ जी हाँ, दूसरा ये मिला, और तीसरा विकर्ण हमें ये मिलेगा। इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? -3। फिर 1 0 3 का करेंगे तो 0 मिला, फिर -1 4 2 का करेंगे तो ये मिलेगा -8। अब इससे ये घटा देंगे तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि चाहे सेरस का नियम का प्रयोग करें, चाहे आप विस्तार विधि का प्रयोग करें, सारणिक का मान हमारा बराबर आएगा। सारणिक का मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये आपने सीखा। सेरस का नियम केवल 3 कोटि के सारणिक के लिए ही यूज किया जाता है। ये बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपने सीखा कि सारणिक का मान किसी भी कोटि का हो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने 2 कोटि का बताया, 3 कोटि का बताया, किस तरह से निकाला जा सकता है। सो चलते हैं आगे। हाँ बेटा, कहता है मान निकालो। बहुत ही आसान है, आप इसको निकाल सकते हो। अगर हम विस्तार विधि से निकालना चाहें, प्लस माइनस प्लस, तो देखिए R1 प्रथम पंक्ति के हम विस्तार करके निकालेंगे। A के साथ में हमें क्या मिलेगा? A B 0 A, समझ में आ गया होगा। B को कैसा लेंगे? नेगेटिव। और B के साथ में क्या मिला? 0 B B A, 0 B B A, और ये तो 0 के साथ में 0 ही मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर A, इसका मान कितना आएगा? A² माइनस B, इसका मान क्या आएगा? 0 माइनस B²। टोटल अगर गुणा करें तो A³ प्लस ऑफ B³, इसका मान हमारा कितना आएगा? A³ प्लस B³। नेक्स्ट है, कहता है कि यदि A बराबर ABCD तो समीकरण को संतुष्ट करती है। ठीक है, सवाल में कहता है कि कोई आव्यूह इस समीकरण को संतुष्ट करती है तो हमें मान इसका निकालना है। के मॉड का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो बेटा ये कह रहा है कि इस समीकरण को संतुष्ट करती है।
ये वाली आव्यूह इसको संतुष्ट करती है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संतुष्ट करा देते हैं। संतुष्ट कैसे कराएंगे, बहुत ही आसान है। x की जगह हमें क्या रखना होगा, a रखना होगा। x की जगह a रख दो तो आव्यूह इस समीकरण को, जो समीकरण हमारी एक बहुपद समीकरण है, उसको संतुष्ट कर जाएगी। तो अगर यहां रखा तो a स्क्वायर माइनस a प्लस डी, और यहां पर a हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये k हमारा एक कांस्टेंट है, हमें पता है, इसके साथ में i आ जाता है, और किसके बराबर कर दिया हमने, जीरो मैट्रिक्स के, यानी कि शून्य आव्यूह के बराबर कर दिया। अब हमें k का मान निकालना है, तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आइए पहले a स्क्वायर देखते हैं कितना आएगा। a स्क्वायर निकालने के लिए a का a में किया, a b c d, इसका गुणा हमने किया a b c एंड d। इस तरह से इस स्तंभ का इसमें करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी सी कितना मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी सी। इसके बाद इसका हमने इसके साथ किया तो ए सी प्लस सी डी, ये मिलेगा ए सी प्लस सी डी। इस स्तंभ का इस पंक्ति में किया। आव्यूहों का गुणन मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। इसमें मैं ये समझूंगा कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इस स्तंभ का इस पंक्ति में ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, और इस स्तंभ का इस पंक्ति में बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर। तो बेटा इस तरह से ए स्क्वायर का मान ये आया। हाँ, इसके बाद हमें माइनस ए प्लस डी ए लिखना है। चलो हमने क्या किया कि यहीं पर ले लिया। आगे क्या करेंगे, माइनस ए प्लस डी का गुणा हमें करना है किसके साथ में, आव्यूह ए के साथ में, यानी कि ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए बी सी डी किया। अच्छा, ए की जगह प्लस के आई, के को यहाँ रखेंगे। आई का मतलब इकाई आव्यूह कितने कोटि का लेना होगा, 2 कोटि का लेना होगा। तो ये हो गया 1001, किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब बेटा इसका पूरे का सरलीकरण करो, ठीक है। पूरे का सरलीकरण करने के बाद आपको के का मान निकालना है। मैं समझाता हूं कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है के का मान निकालना। ये आपका पहले से ही रखा है। इसका गुणा हम इसके साथ में करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। इसका यहाँ किया माइनस के साथ में, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए डी, और b के साथ में करेंगे तो माइनस का ए बी माइनस का बी डी, और अगर c के साथ में करेंगे तो माइनस का ए सी माइनस का सी डी, और अगर इसके साथ करेंगे तो माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर, माइनस ए डी माइनस का डी स्क्वायर। ये हमें इस तरह से मिलेगा। अच्छा, इसके साथ में के 0 0 के मिलेगा, और सबको किसके बराबर कर दिया हमने, 0 के। हमें किसका मान निकालना है, हमें के का मान निकालना है। तो देखिए इसको, इसको और इसको तीनों को जोड़ करके 0 के बराबर करके के का मान हम निकाल सकते हैं। के डिटरमिनेंट, के मॉड का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे का काम उम्मीद है आप कर लोगे। आगे कुछ नहीं करना है, इसका हमें सरलीकरण करना है, मॉड के का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है। हाँ भाई नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है कुछ प्रगुण। जी हाँ, सारणिक के मान पर कुछ प्रगुण हैं, जैसे कि आप ध्यान से देखें a1 इंटू a2 इंटू an। इसका मतलब बेटा ये होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि AB 2 आव्यूहों का गुणन करते हैं, 2 आव्यूहों का गुणन a इंटू बी, ठीक है। अब अगर हम इसके सारणिक का मान निकालें, गुणन के सारणिक का मान निकालें, तो ये बराबर हो जाता है a के सारणिक का मान इंटू b के सारणिक का मान, ठीक है। 2 के लिए ये होता है, अगर n के लिए ये नियम लगाए तो इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कहलाता है कि किसी अदिश गुणन के सारणिक का मान, जी हाँ, a हमारी n कोटि की कोई आव्यूह है तो a के अदिश गुणन के सारणिक का मान बराबर कितना हो जाएगा, k की पावर n इंटू a की सारणिक का मान। ab इज इक्वल टू बी ए, बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये चीज ab और ba हमने कल बताया था कि बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनके सारणिक का मान निकालें तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगला है कि अगर a हमारा कोई विकर्ण आव्यूह है, जैसे 300 040 007, कोई अगर विकर्ण आव्यूह है
और आपको इसके सारणिक का मान निकालना पड़ जाए, तो ना तो सेरस का नियम लगाने की जरूरत है, ना ही विस्तार विधि लगाने की जरूरत है। इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? ये जो मुख्य विकर्ण अवयव हैं, इन तीनों का आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो अगर इन तीनों का गुणा कर दें तो इसके सारणिक का मान मिल जाएगा 3 × 4 × 7। बहुत ही आसान है। ये कुछ ऐसे नियम है सारणिक के मान के जो यहां पर आपको नॉर्मल लगते होंगे, लेकिन आगे जाकर के बहुत अच्छे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये ट्रम्प कार्ड का काम करते हैं। इसलिए इन सारे नियमों को दिमाग में रखना जरूरी है। नेक्स्ट है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर a बराबर ये है और a स्क्वायर हमारा ये है तो मॉड अल्फा का मान निकालो। बेटा मैं फोकस करूंगा a स्क्वायर पर, मैं इस पर फोकस करूंगा। देखिए दुनिया ये जानती है कि a स्क्वायर का मतलब होता है a का किसके साथ? a के साथ गुणा, a का a के साथ गुणा। तो ये हो जाएगा a × a बराबर कितना दिया है? 25। अब इसको कैसे निकालें? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि गुणन के सारणिक का मान उनके अलग अलग सारणिकों के मान के गुणन के बराबर होता है। तो ये कैसा हो जाएगा? a का सारणिक × a का सारणिक बराबर 25 और इनके सारणिक का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर 25। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें किसका मान निकालना है? मॉड अल्फा का सॉरी, मॉड अल्फा का मान निकालना है। तो बेटा उसके लिए आपको पहले सारणिक का मान निकालना पड़ेगा। ये आपकी सारणिक दी है। आइए सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। अगर a के सारणिक का मान निकालें, हमारा a दिया हुआ है, वास्तव में ये क्या होना चाहिए? ये आव्यूह होना चाहिए, या ठीक है सारणिक भी कह सकते हैं। अगर इसके सारणिक का मान निकालें तो देखिए दिया है आपका 5 अल्फा एंड अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा एंड 005। इस तरह से हमें इसका मान निकालना है। तो चाहे जैसे आप निकाल लो। देखिए प्रथम पंक्ति की अनुदेश अगर करें तो 5 के साथ में कितना आना चाहिए? 5 अल्फा। ये कितना आया? 5 अल्फा गुणन में, फिर माइनस का 5 अल्फा है ना, इसके साथ में कितना आएगा? बेटा इसके साथ में 0 आएगा। फिर प्लस का अल्फा लेंगे तो इसके साथ में कितना आएगा? इसके साथ में भी 0 आएगा। अगर आप पहली पंक्ति के अनुदेश विस्तार करके मान निकालेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। मैंने विस्तार विधि से ही इसका मान निकाला है। तो टोटल कितना हो गया? 25 अल्फा। अब इस सारणिक का मान अगर इस जगह रखें, है ना, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 25। एक 25 से एक 25 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास? 25 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ अल्फा स्क्वायर 1/25। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/5। लेकिन हमें मान किसका चाहिए? मॉड अल्फा का। तो मॉड का काम क्या होता है? मॉड का काम होता है नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करना, ऋणात्मक चीजों को धनात्मक करना। तो बेटा -1/5 भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का तो प्लस रहेगा ही। तो मॉड अल्फा का मान कितना आया? मॉड अल्फा का मान आया 1/5। तो ये एक संक्षिप्त, ठीक है, डिस्कशन था हमारा सारणिक को लेकर के कि सारणिक और आव्यूह में अंतर क्या होता है, संबंध क्या होता है, सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। आगे जाकर के सारणिक को और भी ज़्यादा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इतना हमें जानकारी में होना चाहिए था आगे पढ़ने के लिए। आगे जो हमारे पास चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए, उनके लिए इतना नॉलेज ज़रूरी था। ठीक है, तो इसकी आप हल्की फुल्की क्लास है, बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में इसको एंजॉय करिए और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।